तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वियर्ड एनिमेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यही सोचोगे कि काश आपने इन एनिमे टाइटल्स के बारे में कभी नहीं सुना होता। सो बेसिकली हम आगे लिस्ट में कुछ ऐसे वियर्ड एनिमेस को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें होती हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा सोचोगे कि ऐसे एनिमे आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. एनिमे नंबर 10 मिडोरी डेज। हमारे नंबर 10 एनिमे की स्टोरी एक लेजेंड के अराउंड रिवॉल्व करती है, विच इज़ द लेजेंड ऑफ सेजी द मैड डॉग, सवामुरा's डिमोनिकली पावरफुल राइट हैंड। एंड साकुरा डामोन हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इस लेजेंड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एंड हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट का ये जो लेजेंड है ये उसके लिए नियरली इम्पॉसिबल बना देता है किसी भी लड़की को अप्रोच करना, क्योंकि वो जब भी किसी को अप्रोच करता है तो उसे हमेशा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, और ऐसा एक दो बार नहीं होता, पूरे 20 बार होता है। And because of that humiliation, he half-jokingly vows to finish his high school with his right hand for his girlfriend. वैसे तो हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अपने हाई स्कूल में ये बात बिल्कुल मजाक के तौर पे कहता है, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वहाँ पे उसका जो राइट हैंड होता है वो एक्चुअली फॉर हिज सरप्राइज एक मिनिएचर गर्ल नेम मिदोरी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा होने के बाद वो जो मिदोरी होती है वो सेजी को बताती है कि पिछले 3 साल से उसका सेजी पे क्रश था, लेकिन ये सुनने के बाद सेजी बिल्कुल भी एग्जैक्टली कंफर्टेबल नहीं होता। एंड यहाँ पे ही इवन ट्राइज टू टर्न हिज राइट हैंड बैक टू द नॉर्मल, पर वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करता। लेकिन जब अल्टीमेटली उन दोनों की वजह से कासुगानु हाउस होल्ड में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, देन वो दोनों अपने मसले को अपने तक ही रखने का डिसाइड करते हैं जब तक उन्हें कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। एंड दैट्स हाउ बिगिंस एन ऑड रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड व्हाट कुड बी द ओनली चांस फॉर मिडोरी टू फाइनली बी विद द वन शी लव्स। एनिमे नंबर 9 पॉप टीम एपिक। Pop Team Epi anime turns absurdist comedy up to the 11 with its pop culture references and surreal hilarity. हमारे इस एनिमे में हमें 2 अलग प्रोटैगनिस्ट दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहली का नाम होता है पोपुको। जो पोपुको होती है उसकी जो हाइट होती है वो असल में काफ़ी शॉर्ट होती है, और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होती है कंपेयर टू एनी अदर यूजुअल पर्सन। वही हमारे एनिमे की दूसरी प्रोटैगनिस्ट का नाम पीपीमी होता है, जो कि पोपुको से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर की होती है। वैसे तो अगर हम पीपीमी की हाइट की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ हाइट भी उसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे उसके बिहेवियर की भी बात करें तो वो मोस्टली काम रहती है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, अनलाइक पाकुको। अगर हम यहाँ पे एनिमे इटसेल्फ की बात करें तो दे थ्रो जॉनरास अगेंस्ट द वॉल एंड डोंट वेट टू सी व्हाट स्टिक्स। सो अगर मैं आप लोगों को इस स्टेटमेंट का मतलब बताऊं तो बेसिकली पॉप टीम एपिक एक कॉमेडी एनिमे है जो कि कई सारी चीज़ों की पैरोडीज के थ्रू हमें हंसाने की कोशिश करता है। एंड ऑल्सो ये एनिमे कई सारे एंटरटेनमेंट टाइटल्स को अपने शो में एज मेटाफर्स एंड रेफरेंसेस शो करने की भी कोशिश करता है। पैरोडी इज इंटरलैंस्ड विद ड्रामा, एक्शन, क्रूडनेस एंड शोस ओवरआर्चिंग गोल टू बिकम अ रियल एनिमे। एनिमे नंबर 8 सेंट यंग मैन। डैम, इस एनिमे के बारे में बात करते वक्त मुझे गालियाँ पड़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि दिस एनिमे इन्वॉल्व्स अ फ्यू रिलीजन्स एंड ऑल्सो मैं तो इंदौर में रहता हूँ, सो आई एम सो फक्ड। हमारे इस एनिमे में हमें जीसस क्राइस्ट एंड गौतम बुद्धा के बारे में एक फिक्शनल स्टोरी कन्वे करने की कोशिश की जाती है, वेयर दे डिसाइड टू लिव एज अ रूममेट। एंड ऑल्सो क्योंकि वो दोनों साथ में ही जापान होते हैं, सो दे डिसाइड टू रेंट अ जापानीज अपार्टमेंट एंड बेसिकली दे आर ऑन अ वेकेशन। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इस एनिमे के कॉमेडी सीन्स की बात करें तो वो बहुत बार जोक्स अबाउट क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड एज वेल एज द मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो दोनों गॉड्स नहीं चाहते कि अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं वो उनकी ट्रू आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लें, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखेंगे। उनके इस डिसीजन का एक रीज़न ये भी है कि दे वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द मॉडर्न सोसाइटी बेटर। वैसे तो इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज रिलीजन्स योर सेंटिमेंट्स मे और मे नॉट गेट हर्ट, बट आई थिंक अगर आप इस एनिमे को एक पीस ऑफ आर्ट की तरह देखोगे देन आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू वॉच दिस एनिमे विद अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एनिमे नंबर 7। अगर आप लोग फ्यूचरिस्टिक थीम्स पे बेस्ड एनिमे को देखना पसंद करते हो तो शायद ये एनिमे आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है।
हमारे इस एनिमे में हमें एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसमें मारूहेज एम्पायर नाम की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आउट टू स्टील एवरीवन्स हेयर एंड दस देयर फ्रीडम। लेकिन वहाँ पे एक ब्रेव मैन विद द गोल्डन एफ्रो एंड स्टील नोज हेयर उनके खिलाफ ऐसा फाइटर इनकलाब करने के लिए खड़ा हो जाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट हिज अपीयरेंस। एंड ऑल्सो फॉर सम रीज़न हमारे उस ब्रेव मैन के नाम में बहुत सारे बोबो होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इतने सारे बोबोस को प्रोनाउंस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं उसे सिर्फ बोबो कहूँगा। बट एनीवेज जो बोबो होता है उसने वेस ऑफ हेयर्स में ट्रेनिंग की है और वो अल्टीमेटली ब्यूटी नाम की एक टीनेजर को रेस्क्यू कर लेता है फ्रॉम ग्रंट्स ऑफ मैरूहेज एम्पायर। एंड अल्टीमेटली ऐसा होने के बाद जो बोबो होता है वो मैरूहेज एम्पायर को टेक डाउन करके वर्ल्ड के सारे हेयर्स को फ्री करने का अपना गोल बना लेता है और उसके लिए ही अपने पूरे टाइम को डेडिकेट कर देता है। अपने एडवेंचर में उसे कई सारे फ्रेंड्स एंड फोर्स तो जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एनिमे में ये देखना है डेट वो क्या उन सारे हेयर्स को बचा पाएगा या नहीं। लाइट हार्टेड एंड कॉमिकल, बोबो डिटेल्स अ वैकी एडवेंचर इन विच बोबो एंड हिज कंपेनियंस फाइट्स ऑल सॉर्ट ऑफ विलेंस विद इन द मैरूहेज एम्पायर, ऑल द वाइल हैविंग अ फन एंड एक्साइटिंग एडवेंचर। एनिमे नंबर 6, साराज़ेनमाई। हमारे इस एनिमे की स्टोरी द फॉल ऑफ कापा किंगडम के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके बाद कापा किंगडम फॉल्स अंडर द रूल ऑफ अटा एम्पायर। जैसे ही कापा किंगडम अपने रूल को लूज करता है वैसे ही जो कापा किंग केपी होता है वो अपनी सारी एबिलिटीज एंड अपनी पार्ट्स को भी लूज कर देता है, जिसके बाद वो कापा ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। ये जो कापा ज़ॉम्बीज हैं ये अटर्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ पीपल्स डीपेस्ट डिजायर के अल्टीमेट क्रिएशंस एंड इनसे फाइट करने के लिए जो कापा प्रिंस केपी है उसे 3 यंग बॉयज पर रिलाई करना होगा, नहीं तो वो ये फाइट नहीं जीत सकता। इन तीनों में से जो पहला यंग बॉय है उसका नाम है काजुकी यासाका, जो कि जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ एक बॉक्स को जरूर कैरी करता है। इनमें से दूसरे का नाम एंटा जिनाई है जो कि काजुकी का चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड इन तीनों में से जो तीसरा है उसका नाम है टोएकुजी हु इज अ डेलिक्वेंट एंड अ स्कूल स्टूडेंट। हमारे एनिमे में ह्यूमंस के पास एक मिथिकल या फिर हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है शिरिकोडामा, और जब इन ऑर्गन्स को तीनों यंग बॉयज में से रिमूव कर दिया जाता है तो दे ऑब्टेन दी एबिलिटीज ऑफ बिकमिंग कापास देमसेल्व्स। और ये सब हो जाने के बाद उन तीनों का काम है कापा प्रिंस केपी की हेल्प करना, लेकिन ऐसा करने के लिए उन तीनों को अपने आप में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा विया देयर माइंड्स, बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीक्रेट्स। एंड ये सब हो जाने के बाद अल्टीमेटली उन तीनों को अपनी एबिलिटीज को यूज करके कापा प्रिंस केपी के साथ कापा किंगडम को भी बचाना होगा। लेकिन क्या वो तीनों ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा। एनिमे नंबर 5, सेल्स एट वर्क। वैसे तो मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा डेट हमारी ह्यूमन बॉडी में रफली 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो कि 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज अ ईयर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं इन्हें हम फर्दर 2 अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेम्ड रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ये जो 2 सेल्स की कैटेगरीज हमारी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करती है, हमारे एनिमे में इन्हें कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में दिखाया गया है और इनके जो डेडिकेटेड नेम्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर हम इन दोनों सेल्स के फंक्शंस की बात करें तो बिल्कुल हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे ही जो रेड ब्लड सेल्स है उनका काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एंड जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है हमारी बॉडी में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है फॉरेन बैक्टीरिया से फाइट करना। वैसे तो ये सारा कुछ हम सब ऑलरेडी जानते हैं, बट एनिमे में हमें इनका वर्क कैरेक्टराइज फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जाती है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है आई मस्ट से। साथ ही साथ एनिमे में वी ऑल्सो हैव ब्लड प्लेटलेट्स लाइनिंग अप फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड ऐसे ही कई सारे और कैरेक्टर्स। बट द पॉइंट इज दैट एनिमे में हमें ह्यूमन बॉडीज के अंदर हो रही काफी सारी एक्टिविटीज को एक मेटाफोरिकल वे में शो करने की कोशिश की जाएगी विद ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स बीइंग इट्स कैरेक्टर्स। एनिमे नंबर 4, पेंटी एंड स्टॉकिंग विद गेट अ बेल्ट। हमारे इस एनिमे की स्टोरी ताकाकुरा फैमिली नाम की एक फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है जिनकी ज़िंदगी की जो डेस्टिनी है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक सिचुएशंस को क्रिएट करती रहती है, जिसमें वो साथ ही साथ इक्वल टाइप्स ऑफ जॉय एंड सॉरोज को फेस करते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो इस एनिमे की स्टोरी में इनकी फैमिली में से 2 भाइयों की स्टोरी को कन्वे करने की कोशिश की गई है जिनका नाम है कानबा एंड सोमा। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों भाइयों ने अपने दोनों पेरेंट्स को बहुत ही पहले खो दिया था और इनकी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिसीज से सफ़र कर रही थी और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, जिस वजह से उसकी जो जान है वो कभी भी जा सकती थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा ख़राब तबीयत होने की वजह से इनकी जो सिस्टर है वो हिमारी हॉस्पिटल नाम के एक हॉस्पिटल में हमेशा एडमिटेड रहती थी, लेकिन एक दिन उसे 1 दिन के लिए लीव मिलती है। एंड अपनी सिस्टर की इस कभी कभी मिलने वाली लीव को यूटिलाइज करते हुए ये जो दोनों भाई हैं ये उसे एक एक्वेरियम विजिट कराने लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद देयर डेस्टिनी एंड देयर लाइफ्स कंप्लीटली टर्न्स अपसाइड डाउन। वहाँ पे असल में जो इनकी सिस्टर हिमारी होती है वो एक्वेरियम की एक सुवेनियर शॉप में जाके एक हैट को परचेज करती है, एंड जैसे ही वो अल्टीमेटली उसे पहनती है तो उसका जो डिसीज होता है वो समहाउ क्योर हो जाता है। एंड ऐसा होने के बाद इन तीनों की लाइफ में जितनी भी चीज़ें खराब चल रही थी वो भी एक एक करके सही होने लगती हैं।
लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि हिमारी का जो डिसीज है वो जब कम्प्लीटली क्योर हो जाता है तो उसे अपनी बॉडी पे एक बिल्कुल ही नई एंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखने लग जाती है। एंड हिमारी की बॉडी पे वो जो न्यू एंटिटी है वो उसके डिसीज को कम्प्लीटली क्योर रखने की एक कंडीशन रखती है कि उसके दोनों भाइयों को पेंगुइन ड्रम की मिस्ट्री को अनफोल्ड करना होगा, और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हिमारी को वापस से डिसीज वाला बना देगी। इसके बाद एनिमे की स्टोरी जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेगी तो अल्टीमेटली द बॉयज विल हैव टू फॉलो द थ्रेड्स ऑफ फेट लीडिंग फ्रॉम देयर ओन शॉकिंग पास्ट एंड इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स विश मेक अप वाइंग फॉर द पेंगुइन ड्रम, ऑल होपिंग टू लैंड अपॉन देयर चूजन डेस्टिनी। एनिमे नंबर 3 मावारू पेंगुइन ड्रम। सो हमारे इस एनिमे की जो स्टोरी है वो दी एनआरसी सिस्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिन्हें हेवनली रैम से किक आउट कर दिया जाता है बिकॉज लेट से उन्होंने मिसचिफ की थी। वैसे तो उन लोगों ने जो भी चीज़ें की थी वो समवॉट सीवियर थे, बट बिकॉज दे वर नॉट इंटेंशनल सो आई पुट इट दिस वे। बट एनीवेज अगर जो एनआरसी सिस्टर्स हैं वो वापस से हेवनली रैम में लौटना चाहती हैं तो उन्हें डाटन सिटी के सारे गोस्ट को एक्सटर्मिनेट करना होगा, एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम टू रिटर्न टू हेवनली रैम्स। लेकिन सारी एनआरसी सिस्टर्स में से कोई भी अपने टास्क को सीरियसली लेने की जगह डिफरेंट हॉबीज को परस्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। वैसे तो वो सारी वियर्ड हॉबीज क्या थी ये जानने के लिए तो आपको एनिमे ही देखना होगा, बट दे वर श्योरली नॉट एक्सटर्मिनेटिंग गोस्ट। लेकिन अल्टीमेटली दी एनआरसी सिस्टर्स के अपने टास्क को कंप्लीट करके वापस हेवनली रैम में लौट पाएंगी या फिर अपनी लापरवाही की वजह से यहीं पे फंस के रह जाएंगी। अगर आप सब लोग एनिमे से रिलेटेड ये सारी जरूरी चीजें जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एनिमे ही देखना होगा। एनिमे नंबर 2 FLCL। इस एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम नाओटा नांडाबा होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी सिटी में रहता है जहाँ पे कुछ भी खास नहीं होता, और साथ ही साथ जो भी लोग इस सिटी में रहते हैं दे लिव अ पिटी बोरिंग लाइफ। ऐसे ही एक दिन जो नाओटा का भाई है वो टाउन को छोड़ के अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसे अपने बेसबॉल करियर को परस्यू करना था। एंड उसके चले जाने के बाद जो नाओटा होता है वो उसकी चीज़ों को तलाशने लग जाता है विच ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड। From his brother's top bunk bed to his ex-girlfriend Mamimi, who hasn't stopped clinging to Naota since Tasuku left. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया नाओटा जिस जगह पे रहता है वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है, तो क्योंकि मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है तो टाउन में ये चीज़ें होते रहना कंटिन्यू नहीं होने वाली है और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। एंड ऑल्सो नाओटा को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कुछ ही वक्त में इसका ये बहुत ही शांत सा दिखने वाला जो टाउन है वो बिल्कुल अशांत होने वाला है। अल्टीमेटली हमारे एनिमे में हारुको हारुहारा नाम के एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक वेस्पा राइडिंग, बेस गिटार विल्डिंग, पिंक हेयर्ड साइकोपैथ है। एंड एनिमे में हारुको अपनी फर्स्ट अपीयरेंस होने के बाद ही लीव्स नाओटा विथ अ टायर ट्रैक्स ऑन हिज बैक एंड अ जायंट हॉर्न ऑन हिज हेड। एंड ऐसा होने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो हारुको है वो तो बस थोड़ा सा पीस चाहता है, और उसको अचीव करने के लिए वो नाओटा के ही घर पे आके रहने लग जाता है, विच इज द वर्स्ट। क्योंकि ऐसा होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाओटा होता है वो तो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ समवन फक्स यू अप तो आप उसके साथ रहना नहीं चाहोगे। इवेंचुअली ऐसा होने के बाद नाओटा फाइंड्स हिमसेल्फ ड्रैग्ड इनटू द हार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल फॉर सुपरमेसी दैट अर्थ एंड क्वाइट पॉसिबली द एंटायर यूनिवर्स हैज एवर सीन। एनिमे नंबर 1 किल ला किल। इस एनिमे में हमारी प्रोटैगनिस्ट का नाम रियोको मटोई होता है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि उसके जो फादर हैं उसे एक मर्डरर ने जान से मार दिया था, जिसके बाद वो उस किलर की तलाश में है काफ़ी वक्त से। असल में जब उस मर्डरर ने रियोको के फादर का मर्डर किया था तब उसने अपने वेपन, जिसका नाम रेड सीजर ब्लेड है, उसका एक हाफ मर्डर लोकेशन पे ही ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद वो रियोको के लिए उसके फादर के किलर को ढूंढने का आखिरी जरिया है। ऐसे ही अपने फादर के मर्डरर की तलाश करते हुए जो रियोको है वो एक प्रेस्टिजियस हनौजी नाम की एक बहुत ही वियर्ड सी अकेडमी में एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट जाती है। एंड उस अकेडमी को एक सात्सुकी किरुइन नाम का एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड सा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूल करता है। एंड ऑल्सो वहाँ पे सात्सुकी के साथ उसके 4 और अंडरलिंग्स रूल करते हैं, जिन्हें वहाँ के सारे लोग एलाइट 4 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली और है कि प्रेस्टिजियस हनौजी अकेडमी में जो भी स्टूडेंट्स टॉप हायरार्ची में बिलोंग करते हैं वो गोकू यूनिफॉर्म्स नाम की स्पेशल यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं, विच ग्रांट्स देम यूनिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। एनिमे की स्टोरी लाइन में होता ऐसा ही है कि वैसे ही गोकू यूनिफॉर्म वाला एक टॉप लेवल का स्टूडेंट एक दिन रियोको को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद वो अकेडमी को छोड़ के वापस लौट जाती है। लेकिन ऐसा होने के बाद जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसे सेनकेत्सु नाम की एक ऐसी सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मिलती है जो कि उसके ब्लड से कांटेक्ट में आने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। एंड अल्टीमेटली जो रियोको है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी यूनिफॉर्म्स की एबिलिटीज़ को यूज़ करके प्रेस्टिजियस हनौजी अकेडमी के जितने भी सारे टॉप लेवल स्टूडेंट्स हैं उन सबको डिफीट करके प्रेसिडेंट को कन्फ्रंट करेगी और अल्टीमेटली अपने फादर के मर्डरर को ढूंढ के रिवेंज लेगी। तो बस यार भाई लोग, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और आज की वीडियो में हमने टॉप 10 वियर्ड एनिमेस को डिस्कस किया जिन्हें आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जमाना जो ले लिखूं जब भी गाने में, हमारा बड़े तेरे भी दीवाने हैं। हम गुलशन में खड़े होने गुलिस्तान तो आने दे, शायद फिर एक और मुलाकात इसी बहाने से। शायराना ये बात है मेरी शायराना, फायदा ना मैं देखूं अपना फायदा ना। मेहनत जाती रहेगा ना बेबी, पर मैं टाएगा ना। बाईगॉन्स तो बाईगॉन्स तोड़ूंगा कोई कायदा ना। लाइक द वे शी मूव्स मेक माय माइंड बॉगल। तू ही जैसे ग्रूव तुझे दिया सारा टाइम पागल। मेलोडीज हम भूल जाते, करना तुम रिवाइंड जरा। बेबी मुझे लाइन दे रही, मैं ही कह रहा माइंड अगर